हेलो एवरीवन, मैं हूँ डिम्पल और लेके आ गई हूँ समीर अंजान की स्टोरी का थर्ड और लास्ट पार्ट। सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी बताई स्टोरी इतनी पसंद की और उसको बहुत सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया। मुझे लगा पता नहीं किसी हीरोइन की स्टोरी नहीं है तो आपको पसंद आए कि नहीं आए। हालांकि मुझे खुद से पर्सनली ऐसा लगता है कि जिनके इतने बड़े बड़े योगदान रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, किसी भी चीज़ में, हम जिनके बारे में नहीं उतना जान पाते हैं उनके बारे में हमें जानना चाहिए। यही सोच के मैं समीर अंजान की स्टोरी आपको बताना शुरू किया था मैंने। तो थैंक यू सो मच कि आपको पसंद आई। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि जो समीर अंजान हैं जिन्होंने 4 पीढ़ियों के गाने इतने अच्छे लिख के हमें इतना एंटरटेन किया है, तो क्या सोच होती थी उनकी, वो किस तरीके से वाइब मैच कर पाते थे हर डायरेक्टर से, जो कि चाहे आइटम सॉन्ग हो, चाहे रोमांटिक सॉन्ग हो, चाहे इमोशनल, कैसे भी सॉन्ग, हर तरीके के गाने आप सुने तो उनके इतने अच्छे होते हैं कि वो मतलब कोई ऐसा है नहीं जो क्षेत्र उनसे छूटा हो कि जिन टाइप के गाने उन्होंने लिखे ना हो, और बहुत ही सब पसंद भी करते हैं। तो मैं बताती हूँ कि डायरेक्टर से उनके वाइब्स कैसे मैच होती है। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको डेविड धवन के बारे में। डेविड धवन जो है उनके फेवरेट हैं अनजान, समीर अंजान। समीर अंजान को जब डेविड धवन बोलते हैं गाना लिखो तो वो सिंपल कहते हैं भाई पिक्चर की स्टोरी मत पूछो, तुम बस गाने बना दो। मुझे पता है तुम्हारे गाने बहुत अच्छे होंगे और बस एकदम बढ़िया आइटम सॉन्ग, मस्त सॉन्ग, चुलबुला सा, हंसी मजाक से भरा हुआ और एकदम एनर्जी से भरा सॉन्ग बना दो, पिक्चर में तो मैं कहीं भी सेट कर लूँगा। तो समीर अंजान बड़े कभी कभी परेशान भी होते थे कि भाई ये स्टोरी बताते नहीं हैं, ये बताते नहीं है कि कैसे किस उस पर गाना बनाना, बस ये कहते हैं गाने बना दो। तो एक बार बल्कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये भी हो गया था समीर अंजान को। एक मूवी के लिए उन लोग सॉन्ग बनवा रहे थे डेविड धवन, उन्होंने बोला कि बना दो स्टोरी, उन्होंने पूछी तो उन्होंने हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बता दी थी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं बताई थी। तो गाने के बोल ऐसे थे कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से। अच्छा, मूवी रिलीज़ हो गई, गाने भी पसंद किए जाने लगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उस मूवी में हीरोइन के पिताजी थे ही नहीं। तो इस तरीके से भी हो जाया करता था, लेकिन गाने उनके इतने अच्छे होते थे कि कोई इन सब बातों पे ध्यान ही नहीं देता था। फिर एक बार एक कोई फोक सॉन्ग था वो लेके आए कोई कि भाई ये जो है इसको गाना बना दो, ये बड़ा अच्छा सुनने में लग रहा है। ये शायद गुलशन कुमार की बात है ना। गुलशन कुमार एक कहीं से फोक सॉन्ग सुन के आए थे कि जब से सिपाही से भैले हवलदार नथुनिए पे गोली मारो सैया हमारा, ऐसे करके कुछ था एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे उतनी याद नहीं, बट इस तरह का कोई गाना था। तो उन्होंने कहा भाई इसको ना, इसका तुम कुछ करो, इसका बड़ा अच्छा कुछ बनेगा। तो उन्हें लगा यार क्या बनाया जाए, तो बड़ा सोच रहे थे वो। फिर समीर ने बोला कि इसका जो लास्ट का है ना, गोली मारे, ये तो मैं ज़रूर रखूँगी, ये तो एकदम मेन लाइन लग रही है मुझे। बहुत दिमाग लगाया क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर उन्होंने ऐसे बनाया, अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे। तो फिर पूरा गाना उन्होंने इस तरीके से बना दिया। तो बड़ी जल्दी वो गाने को समझ जाया करते थे और किसको किस टाइप का गाना चाहिए उसकी सोच समझ जाया करते थे और उसको वही गाना दिया करते थे। जब डेविड धवन ने कुछ होता के गाने सुने तो उन्होंने कहा क्या लिखा है तुमने, क्या है ये, क्या गाने, ये तो ऐसे ही हैं वैसे ही। उस समय डेविड धवन को गाने बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। तो कहते हैं यार, उसी समय छोटे मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी आ रही थी, उनके गाने भी समीर अंजान लिख रहे थे डेविड धवन के लिए। इधर कुछ भी होता है के लिए लिखे थे उन्होंने करण जौहर के लिए। तो उतने में जब मूवी रिलीज हुई तो गाने हिट भी हो गए। तो डेविड धवन ने कहा कि हाँ ठीक है हिट हो गए वो सही, लेकिन मेरे लिए ऐसे मत लिख देना। उनको भी पता था कि भाई ये सबके टाइप्स के गाने जानते हैं कि कौन किस टाइप के गाने पसंद करता है। अच्छा, करण जौहर की भी बताऊँ कि जो कुछ होता है के गाने हैं, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ जब कुछ होता है की स्टोरी बता रही थी, मेकिंग स्टोरी, कि उसके गाने लिखने के लिए पहले वो लोग जावेद अख्तर के पास गए थे। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, जावेद अख्तर को मूवी का नाम नहीं पसंद आया, कुछ कुछ होता है, उन्होंने कहा भाई ये कैसा नाम है और अजीब सा नाम लग रहा है, इसके गाने तो मैं नहीं लिखूँगा। तो फिर वो मूवी मिल गई थी समीर को, फिर समीर ने उसके गाने लिखे थे। अच्छा, अब समीर अंजान को लग रहा था कि भाई जावेद अख्तर के पास मूवी गई थी गाने लिखने के लिए, तो शेर व शायरी वगैरह चाहिए होगा, और उन्होंने बड़ा सिंपल सा लिखा, तुम पास आए यूँ मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तो जब करण जौहर आए तो उन्होंने सुना तो दिया, फिर उन्होंने करण जौहर से बोला कि थोड़ा सिंपल ज़्यादा हो गया, मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा इसको और शेर व शायरी डालता हूँ। तो साफ करण जौहर ने मना किया, कहा नहीं बिल्कुल जो चाहिए था आपने वही बनाया है, एकदम सिंपल सीधे वर्ड्स कि सब तक पहुँचे, हर एक आम इंसान इससे अपने आप को कनेक्ट पाए, ऐसे वर्ड्स आपने यूज़ करे, इससे ज़्यादा कम कुछ नहीं चाहिए, जो बना एकदम परफेक्ट है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ गाने लिखे और कुछ कुछ होता है कि गाने कितने फेमस हैं सबको पता है। तो बड़े अच्छे सीधे सरल शब्दों में वो अपनी गीत लिखा करते थे और लिखा करते हैं।
और सब लोग बहुत पसंद करते हैं। तो जिस तरीके से एक आम इंसान बोलचाली में बोलता है जो बातें ना, बस वही लिखा करते थे। तो लोग जब आशिकी मूवी आई तो उसके बाद कई लोगों ने उनको आके बोला, भाई आपके वजह से हमें अब बहुत इजी हो गया है, अब अपनी गर्लफ्रेंड को जाके जो हम प्यार का इजहार करते हैं उतना टफ नहीं रह गया, हम आशिकी के गाने सुना दिया करते हैं। तो इस तरीके से भी लोग कहा करते थे उनसे, क्योंकि बहुत ही मतलब ईज़िली आप गा सकते हो, सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा कोई इतना तुकबंदी वगैरह नहीं, बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में उनके गाने होते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी फेमस रहे हैं। और अपने बचपन का वो एक किस्सा बताते हैं जब वो किशोर कुमार को उन्होंने पहली बार देखा था। तो उनके पिताजी जब खई के पान बनारस वाला लिखे थे, तो वो जब गाना गाने के लिए किशोर कुमार जी को बुलाया गया था, तो उस दिन इनके पिताजी ने, समीर अंजान के पिताजी ने, जो अनजान थे, उन्होंने बोला कि चलोगे किशोर कुमार को देखने? तो उन्होंने कहा हाँ, किशोर कुमार तो इनके वैसे भी फेवरेट थे। तो ये गए, तो वेट करने लगे। उतने में किशोर कुमार आए, चाइना सिल्क की लुंगी पहने, आँखों में काजल लगा, एक पैर में अपनी चप्पल पहने, दूसरे पैर में अपनी बीवी की चप्पल पहने, वो भी मोजों के साथ। तो उन्होंने कहा यार ये कैसे हैं, मतलब बड़ा अजीब सा ही था। और आते ही एकदम से सबको, अरे तू कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो लगता है हाँ भाई कोई आ गया सेट पे। फिर उन्होंने उनके पिताजी से बोला कि हाँ गाने सुनाओ। तो वो एक डायरी अपनी रखते थे, मेंटेन करते थे किशोर कुमार, और उसमें जो भी गाना वो गाते थे लिखते थे। तो उन्होंने अनजान जो है, समीर अंजान के पिता, उनसे पूछा कि हाँ गाना बताओ। तो उन्होंने शुरू किया कि भंग का रंग जमा हो चकाचक। तो किशोर कुमार ने कहा चकाचक क्या होता है? अरे लिखिए तो आप। नहीं पहले तो बताया चकाचक क्या होता है, मैंने आज तक ये सुना नहीं है। अच्छा, किशोर कुमार का ये था कि वो जब तक वो गाना पूरा समझते नहीं थे तब तक वो गाते नहीं थे, क्योंकि वो गाना एकदम फील करके गाया करते थे। तो वो जो गाने के बारे में पूछते थे ना, हर एक लाइन और हर एक चीज़, इसलिए कि वो पूरा गाना अपने अंदर उतारते थे, उस गाने को फील करके तब गाते थे। तो जब आया ये लाइन ना कि खाई के पान बनारस वाला, तो वो कहने लगे नहीं मैं तो खा के पान बनारस वाला बोलूँगा, खाई के पान बनारस वाला क्यों बोलना है? तो फिर अनजान ने बोला कि देखिए मैं भी यूपी से हूँ, बनारस से हूँ, और जो इस कैरेक्टर है, जो हीरो है इस मूवी का, वो भी बनारस से है, यूपी का है। तो अगर मैं थोड़ी लैंग्वेज भी सॉन्ग में वहीं की डाल दूँगा तो लोग और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, और ज़्यादा सही लगेगा। तो इस तरीके से पूरा उन्होंने समझ लिया, फिर वो गाना गाया और मिनटों में गाना गा के वो निकल भी गए। तो इस तरीके से उनका बचपन में किशोर कुमार के साथ एक्सपीरियंस रहा। और किशोर कुमार ने समीर अंजान से बचपन में ही बोला था कि पेट के लिए वो कभी नहीं गाते, वो पेट से गाते हैं। तो जो भी इंसान पेट से गाता है ना, पेट से गाने को नॉर्मल लैंग्वेज में दिल से गाना कहते हैं, तो वो गाना अलग ही दिल तक जाता है। क्योंकि जो ऊपर ऊपर में गाते हैं उनके गाने में वो फील नहीं आता, तो गाना इसीलिए हमेशा बहुत ही दिल से गाया जाता है। और म्यूज़िक की लैंग्वेज में इसको पेट से गाना कहते हैं। तो ये बात उन्हें बचपन में ही किशोर कुमार ने बताई थी। और काम को लेके अपने कितने फोकस रहना चाहिए, ये भी बचपन से वो सबको देखते आ रहे थे, सीखते आ रहे थे। और बस इस तरीके से धीरे धीरे वो इतने महान गीतकार बन गए कि फिर तो वो जो बोल देते थे वही गाना बन जाया करता था। कहाँ एक बार उन्होंने 40 अंतरे लिखे थे, तब भी उनका फेंक दिया गया था। पहला जो लाइफ का उनका जो गाना था, 40 अंतरे लिखने के बाद भी वो फाइनल नहीं हो पाया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और कहाँ बाद में ये हाल था कि वो कुछ भी बोल देते थे, वो गाना बन जाता था। और अभी भी वो लगातार गाने लिख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लिख रहे हैं। और हिमेश रेशमिया के साथ उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तेरे नाम के टाइम में वो सलमान खान, हिमेश रेशमिया की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। और अभी फिर से उनका यही तीनों का आ रहा है, एक मूवी आ रही, इसमें सलमान खान है और हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक है, और उसमें भी आपके समीर का ही गीत है। वो कहते हैं, बता रहे थे समीर रंजन अपने इंटरव्यू में कि जब तेरे नाम के वो गाने लिख रहे थे, वो गाने बन गए थे, तो जब सलमान खान पे वो गाने पिक्चराइज होने वाले होते थे, तो वो हर गाना सुनते थे और सुन के बहुत रोते थे, और बहुत रोते थे। उसके बाद शूट करने जाते थे। वो अपनी उस समय जो उनकी जो कंडीशन थी उससे बहुत रिलेट करते थे वो उन गानों को, तेरे नाम वाले गाने जो थे। तो इस तरीके से काफ़ी इमोशनल स्टोरी थी उस समय की उनकी, क्योंकि तेरे नाम के हर एक गाने के पहले सलमान खान बहुत रोया करते थे। उन्होंने खुद मतलब ऐसा इंटरव्यू में बताया समीर रंजान ने। तो ये सब बहुत अच्छी उनकी यादें हैं सबके साथ। और अभी भी वो लगातार काम कर रहे हैं। आशिकी 3 आ रही है, सिर्फ तुम 2 आ रही है, हीरो हीरोइन बदल गए हैं लेकिन गीतकार वही है। और इस तरीके से बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं उनकी, और उनके गाने आप